जैसे रामानंद सागर रहे जिन्होंने रामायण लिखी, तो वो कलयुग के रामानंद सागर अमर हो गए। ऐसे ही मार्केट के अंदर एक ऐसे शख्स हैं आज मेरे साथ, मिस्टर विवेक बजाज, जिन्होंने स्टॉक एज को क्रिएट किया, जिन्होंने ई लर्निंग्स को क्रिएट किया। मैं ये बात खुले दिल से कह सकता हूँ, खुले विचारों से कह सकता हूँ कि विवेक बजाज मार्केट्स के ग्रंथ लिखने वाले हैं। विवेक बजाज मार्केट के वो चुनिंदा शख्स हैं जिन्होंने डाटा देखना, सिखाना, बताना सिखाया। आत्मनिर्भरता एक्चुअली विवेक बजाज से शुरू हुई। विवेक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज मेरे साथ दो विवेक हैं, विवेक मित्तल भी हैं, विवेक बजाज भी हैं। और ये कहा जाता है कि जीवन में आप सफल तभी होते हैं जब आपका विवेक उच्च कोटि का और आपके साथ विवेक रहें। बिना विवेक के आप बड़े ही कितने ही धनुर्धारी क्यों ना आप हार जाएंगे। तो आज तो मेरे साथ दो विवेक हैं। विवेक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। मैं ना एक बेसिक सवाल से शुरुआत करना चाहूँगा, क्योंकि मैं चर्चा थोड़ी लंबी रखूँगा। मैं स्टॉक से भी बारे में पूछूंगा आपसे, इंडेक्स का भी एक व्यू लूँगा। लेकिन आपको एक कब फील हुआ कि स्टॉक एज जैसा एक ऐप क्रिएट करना चाहिए? आपको एक कब फील होने लगा कि ये डाटा बहुत ज़रूरी होता है, पर्याप्त होना चाहिए? ये आपको कब से फीलिंग होने लगी? आपको डाटा मिलता नहीं था इसलिए आपने खुद से क्रिएट कर दिया, या फिर इसके पीछे की पावर क्या थी, शक्ति क्या थी सर? डिम्पी जी बहुत बहुत धन्यवाद आमंत्रित करने के लिए। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? बिल्कुल सर, लाउड एंड क्लियर, वेरी क्लियर सर। ओके, थैंक यू सो मच। आपने इनवाइट किया और मेरी बात मैं बोल सकूं लोगों को, इसीलिए आपने एक मेरे को प्लेटफॉर्म दिया। डिम्पी जी, मैं पिछले 15 साल से मार्केट में हूं। मेरा मेन काम है मार्केट में प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग करना। कलकत्ते में हमारे यहाँ पे करीबन 150 ट्रेडर्स हैं फुल टाइम, जो हम लोग हमारे यहाँ हमारे लिए ट्रेड करते हैं और काफ़ी अच्छे लेवल पे हम काम कर रहे हैं। तो जब वो ट्रेडिंग कर रहे थे तो हम ब्लूमबर्ग, रॉयटर्स को बहुत इलेबोरेटली यूज़ करते हैं। और हमको पता है कि एक अच्छा टूल साथ में होना कितना इम्पोर्टेंट है आत्मनिर्भर होने के लिए। तो वो सोच जो मेरी थी, जिसके कारण मैं सक्सेसफुल हो पाया। 2013 में मुझे लगा कि मार्केट के अंदर में ऐसा कोई टूल नहीं है जो कि एक नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर को आत्मनिर्भर बना सकता है। तो उसी थॉट के हिसाब से मैंने एक मुहिम चालू की कि क्यों ना लोगों को ऐसा एक प्लेटफॉर्म दिया जाए जिसमें लोग सबसे सीख सकें सही तरीके से, और सारा डेटा उनको एक्सेस मिल सके, जिस डेटा से वो अपने आप ही चीज़ों को एनालाइज कर सकें। तो पहले हमने नीलन मार्केट्स की स्थापना की, जिसमें 100 से ज़्यादा मार्केट एक्सपर्ट्स अपना लर्निंग कंटेंट दे रहे हैं लोगों के लिए, और करीबन 3 लाख से ज़्यादा उसके अंदर में लर्नर्स आ गए। और फिर हमने 2016 में स्टॉकेज की स्थापना की, जो कि आज के डेट में कई लोग उसको एक ब्लूमबर्ग फॉर रिटेल इन्वेस्टर के नाम पे भी बोलते हैं। मेरा ये प्रयास का सबसे बड़ा अटेस्टेशन था जब अपने देश के वन ऑफ द बिग इन्वेस्टर्स श्री रमेश दमानी जी को भी अच्छा लगा मैं काम कर रहा हूँ, और 2018 के एंड में उन्होंने इन्वेस्ट किया हमारी कंपनी में। तो तब से डीपी जी एक ही कार्य है कि कैसे रिटेल इन्वेस्टर को एक इंडिपेंडेंस दिया जाए, और जो बाकी इंटरमीडियरी जो मार्केट में हैं, मैं किसी के लिए नेगेटिव नहीं बोलता हूं, तो मैं बोलना भी नहीं चाहूँगा, बट कई ऐसे अनस्ट्रक्चर्ड अनऑफिशियल प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि टिप प्रोवाइडर्स हैं, जो कि गलत तरीके से इन्वेस्टर्स को अपनी तरफ रुझाव कराते हैं। ये करने से क्या है, एक सिद्धांत जो हम मार्केट में लेके आए कि सुनो सबकी करो अपनी, कि हम सुनेंगे सबकी, बट अल्टीमेटली इतना दिमाग में एक क्लैरिटी लेके आएंगे कि हम खुद भी डिसीजन, कुछ भी काम करने के पहले खुद भी थोड़ा बहुत कुछ काम कर सकें। ग्रेट। खैर, मैं अपने मोबाइल से दर्शकों को दिखाना चाहता हूँ, ये ऐप मैंने भी डाउनलोड किया है सर, स्टॉक एज। ये मेरे पास भी डाउनलोडेड है, और मेरे को हमेशा जब FIs और DIs के आंकड़े देखने होते थे तो मैं आपका ही ये ऐप इस्तेमाल करता हूँ। ये मैं कैमरे से भी आपको दिखा सकता हूँ। ये आप जस्ट फेसबुक के नीचे, मेरे फ्रंट पेज पे ही है ये, और जस्ट फेसबुक के नीचे। अब आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन आप यकीन कर लीजिएगा, यहाँ जस्ट उसी के नीचे ही ये है। और मेरे लिए स्टॉक एज बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे को जब शेयर्स की स्क्रूटनी होती है या फिल्टर करने होते थे, तो मेरे को स्टॉक एज का वो डाटा चाहिए होता है। ये तो सर इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा विवेक जी, अब मैं आपके पास एक दूसरी चीज़ के साथ आना चाहता हूँ। ये सॉफ्टवेयर या जितनी टेक्नोलॉजी के आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, मैं एक रिटेलर के तौर पर आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ।
हमें कितना प्रिपेयर होना चाहिए टेक्नोलॉजी के साथ? मैं एक तो एक रिटेलर हूँ, मैं इतना पढ़ा लिखा भी नहीं होता, मैं इतनी पढ़ भी नहीं सकता, इतनी जानकारी भी नहीं ले सकता। तो मेरा क्या होना चाहिए बेस? कम से कम कितनी नॉलेज मैं रखूँ या किस-किस चीज़ की बेसिक नॉलेज रखूँ, तो ही मैं मार्केट के अंदर आऊँ, नहीं तो मैं नहीं आऊँ। आप ज़रा ये अगर कुछ बता पाएँ, इसके बारे में बता पाएँ तो फिर मैं आगे बढ़ूँगा और। डिम्पी जी, टेक्नोलॉजी तो आजकल ऐसा हो गया है कि हमारा जीवन का आधार ही हो गया टेक्नोलॉजी। हुँ, और अगर कोई कहता है कि भाई टेक्नोलॉजी को मैं अडॉप्ट नहीं कर पा रहा हूँ, तो डेफिनेटली वो फिर अपने जीवन में पीछे चले जा रहा है। तो हुँ, चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, चाहे डिजिटल प्रोडक्ट्स को अडॉप्ट करना, और शेयर हुँ, बाजार के अंदर में तो जिस तरह से टेक्नोलॉजी ने अपना एक एक बोलबाला डाला है, वो बहुत ही अजब ही लेवल पे चला गया है। लास्ट 5 साल के अंदर में आप देखिए जिस तरह से डिस्काउंट ब्रोकर्स ग्रो किए हैं, जिस तरफ से हमारे जैसे टूल्स अब ग्रो किए हैं। तो अगर आपको हुँ, सक्सीड करना होगा तो टेक्नोलॉजी को तो अडॉप्ट करना ही पड़ेगा। लेकिन टेक्नोलॉजी में भी देखिए एक अथाह सागर है वो। हुँ, इतना कुछ किया जा सकता है, जैसे आप हाई एंड एल्गो ट्रेडिंग कर सकते हैं। आप सारी चीज़ों हुँ, को, अपना विचार को, अपना थॉट को बैक टेस्ट करके आप कोडिंग कर सकते हैं कंप्यूटर में कि भैया ये जब होगा तब तुम ही हुँ, मेरे लिए ट्रेड कर देना, जिसको एल्गो हुँ, ट्रेडिंग बोलते हैं। जो पिछले 10 साल से इंडिया में चल रहा है और इतना बड़ा हो गया एल्गो ट्रेडिंग अब इंडिया में कि उसका हिसाब नहीं हुँ, है। इनफैक्ट इंडिया में ऑलमोस्ट 60% वॉल्यूम ऑफ एक्सचेंज में एल्गो ट्रेडिंग से आता है। तो ये हुँ, हो गया हाई एंड टेक्नोलॉजी, जो कि आम आदमी के लिए बहुत डिफिकल्ट है इसको अडेप्ट करना। बट हुँ, एटलीस्ट बेसिक लेवल का टेक्नोलॉजी, जो कि आजकल के ट्रेडिंग टर्मिनल्स के अंदर में उस तरह के टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व हो रखे हैं। चाहे आप डिस्काउंट ब्रोकर्स देखें, चाहे आप पुराने ब्रोकर्स देखें, उनके भी ट्रेडिंग टर्मिनल्स काफी रिच हो गए हैं। प्लस हमारे जैसे प्रोडक्ट्स हैं, तो बेसिक लेवल का टेक्नोलॉजी आपको अडेप्ट करना ही पड़ेगा। उतना एडवांस जाना है तो जाइए, नहीं जाना है तो मत जाइए। बट एटलीस्ट एज एन इनेबलर टेक्नोलॉजी को अपने जीवन में हमको उतारना ही पड़ेगा। ठीक है, ग्रेट सर, अच्छी लर्निंग है ये। अच्छा सर, मैंने जब आपके कुछ व्यूज़ देख रहा था, आपके बारे में पढ़ भी रहा था, तो मेरे को ना बड़ा एक एक इंटरेस्टिंग सा कोड ध्यान आया। वो आपने 10 10 10 करके कुछ बताया हुआ है। ये जी। क्या है ये 10 10 10? ये कैसा कौन-सा कोडिंग है जो आपने की हुई है और इससे आप बहुत अच्छी तरह से बता पा रहे हैं। 10 10 10 है क्या? डिम्पी जी, ये कंसेप्ट क्या है, मैंने शुरू में फॉलो किया था अपने लिए और मैं आज भी करता हूँ। बट अब मेरे लिए 10 10 नहीं रहा है, वो 25 हो गया है। बट ये एक फॉर्मूला मैंने लोगों हाँ, को दिया है कि जो नए नए मार्केट में आ रहे हैं, पिछले 3-4 महीने से पागलपन हो गया डिम्पी जी। जिस तरह हाँ, से लोग आ रहे हैं मार्केट में अकाउंट खोल खोल के, और जो मार्केट को देखना चाह रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि बस एक कॉइन डालो और मशीन है, उसमें से पैसा निकल जाएगा। लोगों हाँ, का थॉट ऐसा हो गया है। तो मैंने एक फॉर्मूला दे दिया, मैंने एक तरीका दे दिया मार्केट में काम करने का कि 10 10 10 मानिए कि आप आने वाले 10 महीने में हुँ, 10 ही स्टॉक पे फोकस करेंगे, और हुँ, महीने में अगर आपका कैपिटल का 10% लॉस हो गया तो उस महीना आप हुँ, बंद कर। ये अच्छा, अगर आप देखो ना डिम्पी जी, की मार्केट में प्रैक्टिस करने के दो की एस्पेक्ट है। पहला है हुँ, आपका टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए, और हुँ, दूसरा है टेम्परामेंट होना चाहिए। मैं कहता हूं 30% टेक्निकल नॉलेज है। टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस और ये सब जितने भी तरह के एनालिसिस होते हैं, ये एक टेक्निकल नॉलेज है जो कि 30% रोल प्ले करते हैं। मैं आपको हुँ, रिवॉल्वर दे दूंगा, बट रिवॉल्वर हुँ, से गोली कब मारनी है ये आपको डिसाइड करना है, ये आपका गट बोलेगा, जो कि टेम्परामेंट का पार्ट है। अब हुँ, टेम्परामेंट बिल्ड करना, आप जानते हैं डिम्पी जी, इतना टफ है। इट इज हुँ, नॉट इजी टू बिल्ड टेम्परामेंट ओवरनाइट। तो उसको करने के लिए आपके अंदर में डिसिप्लिन होनी चाहिए, उसके अंदर में एक तरीका आपको डिफाइन करना पड़ेगा, जिससे आप धीरे 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 मार्केट में आप ग्रो कर पाएंगे। तो ये 10 10 10 आपको हेल्प करेगा एक टेम्परामेंट बिल्ड करने के लिए। हुँ, आप सोचिए डिम्पी जी, अगर कोई एक बंदा एक स्टॉक हुँ, पे सिर्फ फोकस करता है और सिर्फ एक महीना उसी स्टॉक को देखता है, हुँ, आपको नहीं लगता कि वो उस स्टॉक के बारे में सब कुछ जान जाएगा, उस स्टॉक का हुँ, चाल के बारे में सब कुछ जान जाएगा? हुँ, एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा डिम्पी जी कि वो स्टॉक जब गिरेगा तो फिर बोल के गिरेगा कि देख मैं गिर यस, रहा हूं, तेरे को बेचना है यस, तो बेच ले। हुँ, दोस्त बनाने हैं डिम्पी जी, मार्केट में स्टॉक्स से दोस्ती करनी है, ताकि स्टॉक दोस्त अपने को फोन करके बोले कि बॉस तेरा इस चीज में पैसा बनेगा, तो ये काम कर ले। तो आप अपने जीवन में कितने दोस्त बनाते हैं? 10 से ज्यादा दोस्त आप बना पाएंगे, संभाल नहीं, पाएंगे? नहीं, 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 नहीं,
नहीं तो संभाल रिटेल पाएंगे। इन्वेस्टर के लिए ये बहुत जरूरी है डिम्पी जी कि 10 पहला 10 महीना करिए, 2 साल तक हम्म। टानिए उसको। आप बोले कि 2 साल तक आपको 10 ही स्टॉक में, उसके बाद आपके पास मैदान है, आपको जो खेलना है खेलिए आप उस मैदान में। अच्छा, ये आज ना आप इत्तेफाकी आप समझो आप। अच्छा, आज आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं, आपसे हम 10-10-10 की बात बोल रहे हैं। आज ही मैंने सुबह सुबह, पता नहीं ऐसा क्यों योगा ने योग कि मैं सुबह सुबह ही ये बात बोल रहा था कि आप उस शेयर से लड़ो मत, अपने उस शेयर से दोस्ती करो। अच्छा, दोस्ती भी करो और ऐसी दोस्ती करो उसके बारे में आपको इसका चाल चलन पता लगने लग जाए। पूरा बाजार ना खरीदा जा सकता है ना पूरा बाजार बेचा जा सकता है। एब्सोल्यूट। जिसको खरीदा है, जिसको बेचना है, सिर्फ उसी के साथ रहो और वो अपने साथ उसको जोड़ लो। ये बड़ा ये इत्तेफाक भी समझिए कि बिल्कुल आपकी और मेरी टेलीपैथी में मैच हुई है। अच्छा विवेक जी, मेरे को एक चीज आपसे और पता करनी है। जब ये अकाउंट्स की बाढ़ आती है, ये आपको ध्यान है एक बार रिलायंस पावर का आईपीओ आया था, आपको याद होगा उस समय भी अकाउंट्स के एकाएक बाढ़ आने लगी थी बाजार के अंदर। ऐसे मौके बार बार बाजार के अंदर आते हैं और उसके बाद जिनके पास पुराना एक्सपीरियंस है मार खाने का, बाजार से वो पैसा देने का लेने का, वो तो समझ जाते हैं। लेकिन एक ऐसा फेज भी आता है, एक ऐसे लोग भी आते हैं जो पहली बार में अपना एक्सपीरियंस खट्टा लेके जाते हैं और उसका फिर कभी नहीं आते। आप उनको क्या सजेस्ट करना चाहोगे? मैं आपकी एक जो वाइड नॉलेज है उसके हिसाब से, क्या उनको सीधा बाजार में आना चाहिए, म्यूचुअल फंड्स में आना चाहिए, या फिर बाजार में ही आओ, पढ़ाई करो और फिर इन्वेस्टमेंट करो? एक बात समझनी पड़ेगी डिम्पी जी की म्यूचुअल फंड बाजार ही है। 45% आपका पैसा म्यूचुअल फंड वाले बाजार में डाल रखे हैं। तो आप ये सोचते हैं कि मैं तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हूं, मुझे बाजार से कोई लेना देना नहीं है, ये सबसे बड़ा मिस्टेक है। मेरा ये राय है कि आप म्यूचुअल फंड में तो डालिए पैसा, बिकॉज लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन वाइज वेल्थ क्रिएशन का अच्छा माध्यम है म्यूचुअल फंड। लेकिन आपका कैपिटल का सर्टेन परसेंटेज आपको बाजार में डायरेक्टली डालना चाहिए ताकि आप एक्टिवली बाजार को ट्रैक कर सके, जो कि आपका म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट को भी ट्रैक करने में, मैनेज करने में आपको हेल्प मिलेगा, जो कि आपका बिजनेस में भी आपको हेल्प मिलेगा। आज आप अगर शेयर बाजार ट्रैक कर रहे हैं तो आपको तो पता ही है कि शेयर बाजार और इकोनॉमी में एक लैग इफेक्ट है। शेयर बाजार 6 महीने 1 साल पहले बता देगा जो इकोनॉमी के अंदर में बाद में होने वाला है। इसीलिए तो आज के डेट में लोग ये बोल रहे हैं ना कि इकोनॉमी की हालत तो अभी खराब है और शेयर बाजार चल रहा है। अरे भाई, समझ नहीं रहे लोग कि शेयर बाजार 2022 का अर्निंग में पहुंच चुका है और हम लोग अभी अभी का अर्निंग देख के मार्केट को ओवर वैल्यूड बोल रहे हैं। तो ये सब चीजें तभी समझ में आएगी जब हम बाजार के अंदर में थोड़ा एक्टिव रहेंगे, तो आप ऐसे अच्छे इन्वेस्टमेंट मैनेजर खुद का पैसा का बन पाएंगे। ये इंटरेस्टिंग है। ये आपने बहुत अच्छी बात अभी बताई कि ये जो सवाल अभी लोगों के मन में चल रहा है ना कि आप कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, आपकी इकोनॉमी तो अभी पूरी तरह से कमज़ोर है और हॉटेड भी है, तो लेकिन फिर बाजार नया हाई क्यों बना रहा है? 11,000 को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे, 10,700 से ही वो लगातार शॉर्ट कर रहे हैं और मार्केट के अंदर ट्रैप होते जा रहे हैं। ये बात आपकी बड़ी मेरे को वैलिड लगी। अच्छा विवेक सर, एक चीज़ मेरे को और आपसे समझनी है, अगर मैं आपका व्यू पॉइंट, क्योंकि आप मार्केट में सिर्फ टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के भीष्म नहीं है, बल्कि आप खुद भी मार्केट के अंदर रहे हैं, ट्रेडिंग भी की है आपने और अभी भी आपके पास पूरी 150 लोगों की टीम है। तो आप किसी शेयर को कैसे पकड़ते हैं, किसी भी चीज़ का चुनाव कैसे करते हैं कि हाँ मेरे को ये शेयर मैंने पिक किया या ये शेयर मैं छोड़ रहा हूँ? उससे कुछ तो पैरामीटर्स होंगे। ठीक है, आपके पास हो सकता है 50 पैरामीटर जो एल्गो के अंदर लगा रखे हैं, लेकिन ड्यूरिंग स्टडी आपने उसकी वेटेज तो दी होगी, हाँ ये चीज़ें ठीक है, मैं अर्निंग्स को देखूंगा, मैं एवरेजेस को देखूंगा, मैं वॉल्यूम को देखूंगा, मैं एफआईज का पार्टिसिपेशन को देखूंगा, मैं प्रमोटर्स का व्यू देखूंगा। वो कुछ एक चीज़ें क्या हैं? सारी चीज़ें भले आप मत बताइए, कुछ एक चीज़ें बताइए। तो डिम्पी जी, किस अवधि का मैं काम कर रहा हूँ उस पर ये डिपेंड करता है। जैसे हमारे यहाँ पर तो ट्रेडर्स हैं जो कि कुछ सेकंड्स के लिए भी ट्रेड करते हैं, जिसको हम स्कैल्पर्स बोलते हैं। तो वो तो सिर्फ भाव की भाषा समझने की कोशिश करते हैं कि भाव आज के रेट में क्या बोल रहा है अभी और यहाँ से कितना ऊपर जाएगा, कितना नीचे जाएगा। तो जो कि टेक्निकल और ऑर्डर बुक देख के हम जज करने की कोशिश करते हैं। अगर अपने स्विंग ट्रेडिंग की बात करें, जो कि 2 दिन से लेके 15-20 दिन तक का पोजीशन को मैं एनालाइज करता हूं, तो मैं स्विंग आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता हूं कि क्या वो सेक्टर स्ट्रांग है, क्या वो सेक्टर वीक है, और स्ट्रांग सेक्टर के अंदर में स्ट्रांग स्टॉक को लेके खेलना है और वीक सेक्टर के अंदर में वीक स्टॉक को बेच के खेलना है। तो ये हो गया 2 दिन से लेके 15 दिन 20 दिन का अगर मेरे को स्विंग पार्टिसिपेट करना है तो। और अगर मैं लंबे अवधि के लिए कर रहा हूं, जो कि 3 महीने से लेके 6 महीने तक का पोजीशन हो सकता है,
और डिम्पी जी, मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में वेरी ऑनेस्टली बिलीव नहीं करता हूँ, बिकॉज आज का युग में जहाँ पे डिसरप्शन हर दूसरे दिन मिल रहा है हर इंडस्ट्री में, लॉन्ग टर्म में जो कि एक इकोनॉमिस्ट थे मिस्टर कीन्स, उन्होंने कहा था कि आफ्टर ऑल इन लॉन्ग टर्म एवरीवन इज डेड। तो लॉन्ग टर्म में तो आता है। तो वॉरेन बफेट साहब ने पैसा बना लिया, चलिए बहुत अच्छी बात है, हो सकता है कि और भी कुछ लोग पैसा बना ले उनकी तरह, बट मेरा मानना है कि अल्टीमेटली आपको एक थीम पकड़ना पड़ेगा। और इसके पहले मैं देख रहा था विवेक जी का भी आपका इंटरेक्शन की, आप लोग जब भी किसी स्टॉक की बात कर रहे थे एक थीम को लेके बात कर रहे थे। यस। और उस थीम के अराउंड में राइट स्टॉक आइडेंटिफाई करना और उसमें एंट्री एग्जिट करना, ये मुझे लगता है कि सबसे बढ़िया मेथड है। मेरे साथ यही वर्क किया है। इनफैक्ट डिम्पी जी, मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड की थी अभी रिसेंटली 10-10-10 स्ट्रैटेजी का, जिसमें करीबन 2 लाख व्यूअरशिप भी हो गए हैं। आप अगर देखो ना, उसमें मैंने अपने 9 ट्रेड्स को भी शेयर किया है कि मैंने किस थीम पे स्टॉक लिया था और वो स्टॉक का किस प्राइस पे ब्रेकआउट आया और मैं क्या किया उस स्टॉक का। तो वो जो सर वीडियो मैं देखूंगा, और मैं ये वीडियो के ऊपर ना पूरा एक काम करेंगे हम सर, मैं आज आपके सामने ओपनली बोल रहा हूँ सबके सामने, एक बार ना उसको वापस से हम रिव्यू करेंगे। एक बार वो 10-10-10 वाली स्ट्रेटजी आपके साथ में एक अलग से आधा घंटा 20 मिनट जब भी आप हमको समय देंगे तो वो हम बना के एक बार वापस से उसको फाउंडर इंडिया पे एक बार आपके साथ शो करना चाहेंगे। आपका थोड़ा समय चाहिए होगा, मेरे को आपका कीमती समय होता है, तो लेकिन मैं वो समय लेके एक बार हम वापस से वो दर्शकों के सामने 10-10-10 वाली स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर उसको आप अपडेट करके 25-25 भी करना चाहे तो हम उसको 25 में भी आ जाएंगे। अच्छा, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग। अच्छा खैर, ये बात मैं भी इत्तेफाक रखता हूँ कि लॉन्ग टर्म कुछ नहीं होता, जब पैसा पॉकेट में आ जाए वही लॉन्ग टर्म है, वही शॉर्ट टर्म है। और बाजार के अंदर पैसा रखा हुआ सिर्फ M2M गेन और M2M लॉस होता है, और तब तक आपका प्रॉफिट की डेफिनेशन में भी नहीं आता। प्रॉफिट तो तब आता है जब सौदा कट जाए, पैसा जेब में आ जाए। एक और चीज सर मेरे को आपसे जरा पता करनी थी, बतौर एक इन्वेस्टर 2 चीजों से मैं बड़ा जूझता रहता हूँ। मैं उन इन्वेस्टर्स की बात बोल रहा हूँ। पहला, एक तो टिप्स वाले बिजनेस से मेरे को हमेशा ऐसा लगता है कि मेरा अपना एनालिसिस शायद उतना अच्छा नहीं होगा, मेरे को कहीं से टिप मिल जाए। तो एक तो टिप के ऊपर मेरे को कमेंट चाहिए आपका। ये टिप बिजनेस क्या है भारत के अंदर, और ये टिप 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 करके कईयों को तो आंखों से पानी टिप टिप होने लग गया। एक तो पहला ये। दूसरा, टिपिकली लोगों को ये थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती है कि हम अर्निंग को नहीं समझ पाते, हम ये सब चीजें नहीं समझ पाते, FIs के मूव को अच्छी तरह से नहीं पकड़ पाते। तो पहले तो मेरे को जरा टिप पे आप अपना कमेंट दीजिए, और फिर ये जो अर्निंग वाली एक प्रॉब्लम होती है टिपिकली लोगों की या नहीं समझ पाते, उसको हम कैसे रिजॉल्व करें। अगर आपके पास आपके सॉफ्टवेयर में भी पक्का से आपने कोडिंग तो की हुई है, बट फिर भी वो कैसे हम पहचाने, जरा वो भी आप मेरे को बता सकते हैं सर। डिम्पी जी, मुझे याद है जब हम लोग छोटे थे, स्कूल में जब एग्जाम देने जाते थे और सीट के सामने जब टॉपर बैठ जाता था तो अपना दिमाग बंद कर देते थे कि टॉपर का पेपर दिख जाए, बस अपने उसको कॉपी कर ले। बिल्कुल सही, शेयर बाजार वही है सर। शेयर बाजार में हर आदमी में कैपेबिलिटी है कि वो चीजों को समझ सकता है। बट प्रॉब्लम ये है कि हमको लास्ट 20 साल से यही बताया गया है कि यही चंद ब्रोकर हैं जो आपको अच्छा बता सकते हैं, बिकॉज इन्हीं के यहाँ पर स्टार एनालिस्ट बैठे हैं जो मार्केट को बहुत अच्छा समझते हैं। ये जो थॉट प्रोसेस है ना डिम्पी जी, इसका मेजर चेंजेस हो रहा है। ये पूरा शेयर बाजार का वर्किंग डेमोक्रेटाइज हो रहा है। और आप एक जीते जाते एग्जांपल है उसके कि आप एक यूट्यूब के अंदर में एक ऐसा चैनल चला रहे हैं जो कि अनबायस्ड है, जो कि किसी ब्रोकर से रिलेटेड नहीं है, किसी मीडिया हाउस से रिलेटेड नहीं है, और आपको लग रहा है कि सही बात लोगों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। तो अब इंडिया में मुझे लगता है पिछले 1 साल 1.5 साल से ये एक बहुत बड़ा मुहिम चढ़ा है। तो वो जो कॉपी करने का जो एक थॉट था वो काफी लोगों का कम हो गया। लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि हम सुधरेंगे नहीं क्योंकि मार्केट में देखिए सबको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, तुरंत कमाल चाहिए। T20 गेम खेलना है सबको, कोई को टेस्ट मैच नहीं खेलना है। तो वो एक प्रॉब्लम है इंडियन मेंटालिटी की, कि हम लोग सीखने में ज्यादा बिलीव नहीं करते। जनरली आप देखोगे इंडिया एज अ कंट्री, वी डोंट स्पेंड टू मच मनी ऑन एजुकेशन, वी डोंट वांट टू अपस्किल आवरसेल्फ। तो ये माइंडसेट चेंज हो रहा है, खासकर मिलेनियल्स के अंदर में ये माइंडसेट चेंज हो रहा है। जो 40 के बियॉन्ड हो गए, देखिए हम लोग थोड़ा सा उस जोन में चले गए कि हमको लगता है कि हमको सब कुछ आता है,
हाँ, और इंडिया में क्या एवरीवन हैज एन ओपिनियन फॉर एवरीथिंग. यस. So I think the younger audience they are accepting the fact कि yes सीख के अपना एक thought process डाल के काम करना होगा. It is going to be a long battle. It's not going to be easy कि ये हो जाएगा बहुत easily. तो at least if we can save some investors, पैसा खोना अगर बंद हो जाए ना डिम्पी जी तो पैसा बनना easy हो जाता है. इजी हो जाता है. जब महीने के बिल्कुल एंड सही में बात है. 50,000 रुपया लग गया तो नेक्स्ट मंथ में 50,000 रुपया कमाना बहुत डिफिकल्ट है. बट इस बहुत महीने अगर मेरा 5,000 रुपया कमाई हो गया ना तो नेक्स्ट मंथ वो 20,000 रुपया कमाई में कन्वर्ट हो जाएगा. बिल्कुल. सर ये जो मार्केट के साइकोलॉजी है, जो इन्वेस्टर्स की साइकोलॉजी है ना, मेरे को लगता है शायद आपसे बेहतर इंडिया में कोई रीड नहीं कर सकता, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है उस टेक्नोलॉजी के अंदर वो साइकोलॉजिकल सारी चीज़ों को इनबिल्ट करता है जितना वो कर सकता है. तो एक दिन ना मैं आपसे साइकोलॉजी से जुड़ा हुआ ज़रूर है, मैं एक सेशन आपके साथ करूँगा कि जिसमें इन्वेस्टर साइकोलॉजी कि मेरे लेते ही क्यों शेयर टूटने लगता है, मेरा ही स्टॉप लॉस कटवाने के लिए क्यों आता है, मेरे साथ ही मार्केट को लगता है दुश्मनी है, और मेरे अकाउंट तो चलता नहीं, अनलकी है, मेरे को 4 नंबर का नहीं होना चाहिए था, मेरे को 5 नंबर में जन्म लेना चाहिए तो शायद मेरा ज़्यादा ठीक हो जाता. तो ये मार्केट साइकोलॉजी मैं ज़रूर एक आपके साथ करूँगा. लेकिन मैं सर एक बड़ा ही क्लासिकल एक थॉट प्रोसेस वाला सवाल आपसे पूछता हूँ, जो हेडलाइंस रहती है टिपिकली किसी भी अखबार की, कि अगले 2 साल में, आप इसके लिए मेरे को माफ़ी भी कर सकते हैं डिम्पी जी, अभी तो आप बड़े अच्छे सवाल पूछ रहे थे, एकदम से आप कैसे वो पत्रकारों वाला सवाल पूछने लग गए. तो मैं फिर भी अपना धर्म पूरा कर देता हूँ बीइंग एज एन जर्नलिस्ट, कि अगले 1-1.5 साल के अंदर आप बाजार को 12,000 या उससे ऊपर देखते हैं, या फिर बाजार को आप 8,000 या फिर उससे नीचे देखते हैं. अगले 1 से 1.5-2 साल आप जितना आप समय लेना चाहें उस हिसाब से देख सकते हैं. और इसमें मैं एक चीज़ और ऐड कर दूंगा, क्या कोविड-19 का डर भारत में खत्म, ये चीज़ आप और ऐड कर लीजिएगा. दिव्य जी ये क्वेश्चन का आंसर ना आपको समझना पड़ेगा. एक कंसेप्ट है लिक्विडिटी को समझ के. ये क्या है, रिटेल इन्वेस्टर इस लिक्विडिटी कंसेप्ट को नहीं समझते हैं. अगर आप दुनिया में ब्याज दर देखें तो मोटा मोटी दुनिया में ब्याज दर 0% या 0.5% के आसपास है. जितनी बड़ी बड़ी इकोनॉमीज है, यूएस में 0.25% ब्याज दर है, यूरोप के अंदर में 0 है, जापान के अंदर में -0.025% ब्याज दर है. अगर आप देखो ये लिक्विडिटी कैसे वर्क करती है कि एक सेट पैटर्न है. अगर आप देखो ये 3 तरह के इकोनॉमिक पार्टिसिपेंट्स होते हैं पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी में. एक होता है हाउस होल्ड कंज्यूमर्स, जिनका काम होता है कि कंज्यूम करें, लाइफस्टाइल का अपना नीड को पूरा करें और लेबर प्रोवाइड करें बिजनेसेस को. दूसरा होता है बिजनेसेस, जिनका काम होता है कि रिसोर्सेज को लेके वो रिसोर्सेज से वो लोग रिटर्न जनरेट करें, वेल्थ जनरेट करें और रिसोर्सेज से प्रोडक्ट जनरेट करें ताकि कंज्यूमर का लाइफस्टाइल नीड को पूरा कर पाए. और तीसरा होता है गवर्नमेंट, जिसका काम होता है कि स्टेबिलिटी मेंटेन होनी चाहिए. ये तीनों प्लेयर जब ठीक ठाक काम करते हैं तो इकोनॉमी ठीक ठाक चलती है. लेकिन ठीक ठाक चल नहीं सकती है बिकॉज हमारा लाइफस्टाइल, हमारा एस्पिरेशंस में चेंजेस बहुत होती है. हम एस्पायर बहुत करते हैं, उसके कारण हमारा सेविंग्स बहुत होता है तो वो गलत एसेट्स में भी जाता है, जिसके कारण एसेट बबल क्रिएट हो जाता है और वो बबल इवेंचुअली बस्ट करता है. तो आप 2000 का देखोगे तो .com बबल था, 2008 का देखोगे तो रियल एस्टेट बबल था. आज की डेट में भी कोई ना कोई बबल है. हो सकता है कोविड एक अंत विराम है, क्योंकि ये कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, बट कोविड के पहले के टाइम पे आप देखोगे तो बबल तो चल ही रहा था दुनिया में. अर्निंग और वैल्यूएशन के बीच में डिफरेंस काफी ज्यादा था और दुनिया भर में था. ये कोई इंडिया का फिनोमेनन नहीं है. इवन यूएस के अंदर में फ्रंटलाइन स्टॉक्स के वैल्यूएशन कितने हाई हो रखे थे अर्निंग के मुकाबले. तो पॉइंट ये है कि जो बबल बस्ट होता है तब फिर मास डिस्ट्रक्शन होती है, अनएम्प्लॉयमेंट होता है, प्रॉब्लम्स होते हैं, जो कि आज के डेट में कोविड भी है. और उस समय गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट्स को स्लैश कर देती है, बिकॉज वही गवर्नमेंट का रोल है कि वो आर्टिफिशियल सिमुलेशन करती है इकोनॉमी के अंदर में कि लो भैया पैसा ले लो फ्री में, कंजम्पशन बढ़ाओ, ताकि कंजम्पशन बढ़ेगा तो इकोनॉमी वापस से चक्री वापस चालू होगी. तो आज का रेट में वही स्टेज है. क्वांटिटेटिव ईजिंग ऑल टाइम हाई लेवल पे है, इंटरेस्ट रेट ऑलमोस्ट 0 है. इन शॉर्ट पैसे बहुत है. तो पैसे हैं तो एसेट्स को तो चेज होना ही होना है. तो इक्विटी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एसेट है. तो मुझे नहीं लगता है कि मार्केट में किसी भी तरह का फॉल एक्सपेक्टेड है. कोविड तो एक छोटा सा अंत विराम था.
6 महीने 1 साल में चला जाएगा, वो हम सब एडजस्ट कर लेंगे, उससे कोई बहुत बड़ा इशू नहीं हुआ है। बट जो बड़ा प्रॉब्लम है, जो बबल क्रिएटेड है, वो अभी भी इंटैक्ट है। और बबल जो इस बार दुनिया में बना है वो है प्राइवेट फंडिंग का बबल, जो कि प्राइवेट इक्विटी फंड्स के थ्रू जो बिजनेसेस, जो टेक बिजनेसेस में जा रहे हैं, वो है मेन बबल जो दुनिया में क्रिएट हुआ है, जो अभी खत्म नहीं हुआ है। अब भैया आप देखो, गूगल, अमेजन वगैरह का वैल्यूएशन अभी कुछ भी नहीं हुआ। आप जियो देखिए ना, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है। ये कुछ भी हो सकता है। तो मार्केट, मुझे नहीं लगता है कि कोई हड़बड़ी में गिरना चाहता है। देखिए, करेक्शंस आएंगे मार्केट के अंदर में, बट ओवरऑल मार्केट ऊपर ही रहेगा। कोविड उतना बड़ा डेन नहीं करेगा। अर्निंग में चैलेंजेस आएंगे, बट अर्निंग और वैल्यूएशन में पहले भी गैप था और अभी भी गैप कंटिन्यूड रहेगा। ग्रेट सर, एक्सीलेंट लर्निंग ये हमारे लिए। और हमने अपने चैनल के अंदर जो लोगो भी रखा हुआ है, यही रखा हुआ है कि हम लर्निंग विद अर्निंग है, यानी कि अर्निंग्स तो आप करें बट लर्निंग भी आप ज़रूर करें। विवेक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आज समय दिया, आपका कीमती समय हमने लिया। लेकिन इसी उम्मीद के साथ कि आगे चल के हम 2 सेशन तो ज़रूर आपके साथ करेंगे। फर्स्ट करेंगे एक साइकोलॉजी का और दूसरा करेंगे 10-10-10 वाली थ्योरी का, जो आपने पहले दी हुई है। और होप जल्दी आपसे वापस मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया सर, आज फाउंडर इंडिया को समय देने के लिए। बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बात। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। थैंक यू रिम्पी जी, थैंक थैंक यू। यू। आपसे भी बात करके अच्छा लगा।